हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत जासूस रेड राइडिंग हुड से होती है, जो एडवेंचर पर निकली थी। वो कांटों भरे जंगल से गुजरती हुई स्पेनहागिन्स शहर की तरफ जा रही थी। तभी उसे जंगल में जादूगरनी बाबरा मिलती है, जो रेड राइडिंग हुड से कहती है कि उसके जूते बहुत ही ज्यादा बदसूरत है, पर वो जादू का इस्तेमाल करके उसके जूतों को सुंदर और आरामदायक जूतों में बदल सकती है। रेड राइडिंग हुड कहती है कि उसके जूते इतने भी बेकार नहीं हैं, पर बाबरा उसकी बात नहीं मानती है और अपने जादू का इस्तेमाल उसके जूतों पर कर देती है, जिसकी वजह से रेड राइडिंग हुड के जूतों पर कीचड़ लग जाता है और वो गंदे हो जाते हैं। बाबरा उससे कहती है कि मुझे सभी तरह की जादू बहुत अच्छे से करने आते हैं, बस ये जूते वाला जादू ही हमेशा गलत हो जाता है। राइडिंग हुड अपने जूते पानी में साफ कर रही थी, पर बाबरा की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और उसके जूते लहरों के साथ बहकर दूर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से राइडिंग हुड नंगे पांव ही अपने जूते ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे एक लड़की के पाँव में अपने जूते दिखाई देते हैं। वो उस लड़की के पास जाकर उससे कहती है कि वो मेरे जूते हैं। ये सुनकर वो लड़की राइडिंग हुड को उसके जूते वापस कर देती है और फिर उसे अपना नाम सिंड्रेला बताती है। वो ये भी बताती है कि आज उसके प्यारे कबूतर की मौत हो गई और उसी को दफनाने के लिए वो यहाँ पर आई थी। तभी अचानक से राइडिंग हुड को कुछ विजन्स दिखाई देते हैं। फिर वो सिंड्रेला से पूछती है कि क्या उसे उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन एन परेशान करते हैं। तो सिंड्रेला उससे पूछती है कि उसे यह सब कुछ कैसे पता। तो राइडिंग हुड उससे बताती है कि उसके कपड़े बहुत पुराने हैं और इन पर एन लिखा हुआ है। फिर राइडिंग हुड उससे कहती है कि तुम्हारा नाम भी बहुत अजीब है, सिंड्रेला, जिसका मतलब है राख में ढकी हुई, और कोई सौतेली माँ ही अपनी बच्ची को ऐसा नाम दे सकती है। ये सब सुनकर सिंड्रेला रोने लगती है और कहती है कि हमारे देश में बदसूरत होना पाप है। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें उससे कहती है कि वो बहुत बदसूरत है, इसीलिए आज रात राजकुमार के महल में होने वाले डांस में वो उसे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगी। सिंड्रेला की सौतेली बहन मार्गोट से रास्पबेरी केक का एक टुकड़ा छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे सिंड्रेला का कबूतर खाने लगता है। पर यह देखकर मार्गोट गुस्सा हो जाती है और सिंड्रेला के कबूतर को उसी की तरह बदसूरत बताकर मार डालती है। फिर प्रेजेंट में राइडिंग हुड सिंड्रेला से पूछती है कि तुम डांस में क्यों जाना चाहती हो, क्या तुम राजकुमार को पसंद करती हो। तो सिंड्रेला उसे बताती है कि हाँ, मैंने सुना है राजकुमार दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें किसी की शक्ल सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर राइडिंग हुड सिंड्रेला को महल में होने वाले डांस में चलने के लिए कहती है। फिर सिंड्रेला उसे बताती है कि उसके कपड़े बहुत गंदे हैं, पहरेदार उसे महल के अंदर ही नहीं जाने देंगे और उसके जूते भी उसकी बहन मार्गोट ने फेंक दिए हैं, इसलिए उसके पास जूते भी नहीं हैं। तभी जादूगरनी बाबरा भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि वो अपने जादू से उन दोनों की मदद कर सकती है। उसकी बातें सुनकर राइडिंग हुड कहती है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और बाबरा उससे कहती है कि खबरदार मेरे जादू पर शक किया तो ये वाला जादू मुझे अच्छे से करना आता है। ये कहकर वो अपने जादू का इस्तेमाल करके उन दोनों के कपड़ों को बहुत ही सुंदर ड्रेसेस में बदल देती है। पर अभी भी सिंड्रेला के पास जूते नहीं थे और राइडिंग हुड के जूते कीचड़ में सने हुए थे। तभी जादूगरनी टेक्ला भी वहाँ पर आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि वो अपने जादू का इस्तेमाल करके किसी के भी जूतों को कांच के सैंडल में बदल सकती है। राइडिंग हुड बाबरा से उसके जूते मांगकर सिंड्रेला को देती है। फिर टेक्ला उन दोनों के जूतों को शीशे के सैंडल में बदल देती है। टेक्ला उन्हें बताती है कि ये सैंडल सिर्फ उसी लड़की के पैर में फिट होंगे जो इन्हें सबसे पहले पहनेगी। तभी जादूगरनी बाबरा एक कद्दू और 3 चूहे लेकर वहाँ पर आती है। राइडिंग हुड बाबरा से पूछती है क्या आपको भूख लगी है। उसकी बात सुनकर बाबरा उससे कहती है क्या तुम पागल हो, तुम इतने सुंदर कपड़े पहनकर महल में पैदल जाओगी क्या। ये कहकर वो जादू करती है और उनके लिए एक घोड़ा गाड़ी तैयार करती है। चूहा पॉल घोड़ा गाड़ी चलाकर उन दोनों को महल ले जा रहा था, पर रास्ते में अचानक से कुछ उनकी घोड़ा गाड़ी के सामने आकर गिर जाता है। जब वो बाहर निकलकर देखते हैं तो उन्हें राजा का हेयर ड्रेसर हांस वहाँ पर मरा हुआ मिलता है। चूहा पॉल कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, हमें महल के पहरेदारों को जाकर इस बारे में बता देना चाहिए, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि आधी रात के बाद मैं फिर से चूहा बन जाऊंगा। तभी रेड राइडिंग हुड को फिर से कुछ विजन्स दिखते हैं। फिर वो कहती है कि हांस के जूतों पर कीचड़ लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो घोड़ा गाड़ी के सामने आने से पहले ही मर चुका था और कोई उसे यहाँ पर घसीट कर लाया है। अगर हम इसके बारे में रिपोर्ट करते हैं तो हमारी तहकीकात होगी और हम डांस पार्टी में नहीं जा पाएंगे। फिर सिंड्रेला उससे पूछती है तो हमें क्या करना चाहिए। राइडिंग हुड हांस की बॉडी को पत्तों से ढक देती है और फिर हंसते हुए कहती है कि अब हम यहाँ से ऐसे चले जाएंगे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी पॉल उससे कहता है राइडिंग हुड तुम अभी पूरी की पूरी चुड़ैल लग रही हो। ये सुनकर राइडिंग हुड सीरियस मूड में आ जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये सब कुछ मजबूरी में कर रही हूँ।
उसके बाद सिंड्रेला और रेड राइडिंग हुड डांस पार्टी को अटेंड करने के लिए महल में आती है। महल में सिंड्रेला को उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन एन दिखाई देते हैं, पर वो सिंड्रेला के बदले हुए रूप की वजह से उसे नहीं पहचान पाती है। तभी राजा और राजकुमार भी उस पार्टी में आते हैं। राजा राजकुमार से कहता है कि जाओ और अपने लिए अपना जीवन साथी चुनो। राजकुमार कहता है कि वो अभी भी उसने इतना कहा ही था कि तभी राजा उसे टोक देता है और कहता है कि उस मतलबी लड़की को भूल जाओ जो अचानक से गायब हो गई। ये सुनकर राजकुमार उदास हो जाता है, पर फिर अपने लिए डांस पार्टनर चूज करने के लिए वो आगे बढ़ता है और सिंड्रेला को अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट करता है। सिंड्रेला खुशी खुशी हाँ कर देती है और फिर वो दोनों डांस करते हैं। डांस के दौरान राइडिंग हुड को एक लड़की के पाँव में जादूगरनी टैकला के दिए हुए गिलास के सैंडल दिखाई देते हैं। तभी एक आदमी राजा के पास आकर राजा को बताता है कि उन्हें जंगल में हेयर ड्रेसर हंस की लाश पत्तों में छिपी हुई मिली है और उसके सिर पर घोड़े की खुर के निशान थे, जिससे पता चलता है कि किसी घोड़ा गाड़ी ने उन्हें कुचला था। राजा महल में आए सभी मेहमानों की घोड़ा गाड़ियों की तलाशी लेने का आदेश देता है। ये देखकर सिंड्रेला थोड़ी घबरा जाती है और राइडिंग हुड से कहती है कि अब हम क्या करेंगे। तभी चूहा पॉल महल की खुफिया रास्ते का इस्तेमाल करके पार्टी में आ जाता है और उन्हें बताता है कि उसने घोड़ा गाड़ी में लगे हुए खून के धब्बों को साफ कर दिया है। ये सुनकर सिंड्रेला खुश हो जाती है और पॉल अपना मन पसंदीदा चीज खाने लगता है। तभी चैम्बरलिन वहाँ आकर राजा को बताता है कि हंस की लाश के पास चीज के कुछ टुकड़े मिले हैं। फिर राजा कहता है इसका मतलब है उस कातिल को चीज बहुत पसंद है। ये सुनकर पॉल चीज खाते खाते रुक जाता है और बाकी बचे हुए चीज के पीस को अपने कपड़ों में छुपा देता है। सिंड्रेला उससे कुछ पूछने वाली थी, पर तभी पॉल उनसे कहता है कि वो मैं नहीं था, मैंने आज सिर्फ अभी पहला पनीर का टुकड़ा खाया है। सिंड्रेला कहती है कि हमें खुफिया रास्ते का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर राइडिंग हुड कहती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सभी लोगों का शक हम पर ही जाएगा और वो हमें जल्द ही पकड़ भी लेंगे। फिर पॉल घोड़ा गाड़ी के पास वापस चला जाता है। राइडिंग हुड कहती है कि 11 बज चुके हैं और जादू खत्म होने में सिर्फ 1 ही घंटा बचा है। चैम्बरलिन राजा से कहता है कि डॉक्टर के मुताबिक हंस के सिर के पीछे एक चोट का निशान है जो उसके माथे पर लगी हुई चोट के मुकाबले काफी पुराना लग रहा है। फिर राजा कहता है इसका मतलब है कि घोड़ा गाड़ी के सामने आने से पहले ही हंस की मौत हो चुकी थी। चैम्बरलिन कहता है कि हमारे सिपाहियों को हंस के घर में खून से लथपथ एक पत्थर का टुकड़ा मिला है। अंदाजे से हंस की मौत दोपहर के 1 से 3 बजे के बीच हो चुकी थी और हमें उसके घर में एक बैग भी मिला है जिसमें कुछ चोटियां हैं। मुझे लगता है कि हंस ने गलती से किसी लड़की के बाल काट दिए थे, जिसकी वजह से गुस्से में आकर उस लड़की ने उसे मार दिया। राजा कहता है इसका मतलब है कि उसे किसी छोटे बाल वाली लड़की ने मारा है। फिर चैम्बरलिन 5 छोटे बाल वाली लड़कियों को राजा के सामने पेश करता है और कहता है कि इनमें से एक हंस की कातिल है। तभी राइडिंग हुड आगे आकर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब राजा उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो राइडिंग हुड राजा से कहती है कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मेरा नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड है। फिर वो बताती है कि अगर किसी लड़की को बाल कटवाने हो तो वो अपने बालों से अपना रिबन खोल देती है, पर इन चोटियों पर तो अभी भी रिबन लगे हुए हैं। राजा कहता है तो क्या हंस ने अपनी मर्जी से ही इनकी चोटियां काट दी। राइडिंग हुड एन से पूछती है कि तुम बताओ तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ। फिर एन उन्हें बताती है कि मैं आज सुबह 10 बजे शाही हेयर स्टाइलिस्ट हंस के घर पर गई थी। जब वो मेरे बाल बना रहे थे तब उन्होंने मुझसे कहा कि राजकुमार को छोटे बाल वाली लड़कियां पसंद है, इसलिए तुम्हें अपने बाल कटवा देने चाहिए। मैं अपने बाल नहीं कटवाना चाहती थी, पर पता नहीं अचानक से हंस को क्या हुआ और उन्होंने जबरदस्ती ही मेरी चोटी काट दी। फिर बाकी सभी छोटे बाल वाली लड़कियां भी कहती है कि हंस ने हमारे साथ भी ऐसा ही किया। ये सब सुनकर राजकुमार राजा से कहता है कि मैंने हेयर ड्रेसर हंस के बारे में एक अफवाह सुनी थी कि वो उन सभी खूबसूरत बालों वाली लड़कियों से जलन करते थे जिनके बाल हेयर ड्रेसर हंस ने नहीं संवारे थे, इसीलिए वो जबरदस्ती उनके बाल काट देते थे। चैम्बरलिन राइडिंग हुड से पूछता है कि अब इसका क्या मतलब है जासूस राइडिंग हुड। तभी एन उन्हें बताती है कि वो दोपहर को चुपके से महल में आई थी। ये सुनकर राजा कहता है चुपके से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारे क्या इरादे थे। एन कहती है मेरे इरादे गलत नहीं थे, मैं सिर्फ राजकुमार से मिलकर उनसे कहना चाहती थी कि वो मुझे अपने साथ डांस करने के लिए चूज करें, पर मुझे राजकुमार के कमरे के बाहर उनके और हंस के जोर जोर से बहसने की आवाजें सुनाई दी। राजकुमार काफी गुस्से में लग रहे थे, इसलिए मैं राजकुमार से मिले बिना ही वापस आ गई। फिर राइडिंग हुड राजकुमार से पूछती है कि क्या एन सच बता रही है। फिर राजकुमार बताता है कि आज दोपहर को हंस जब उससे मिलने आया था तो उसे उसके सामान में एक चोटी दिखी। जब वो उन बालों के बारे में उससे पूछताछ करने लगा तो हंस उसे ब्लैकमेल करने लगा। राजकुमार राजा से कहता है कि 1 साल पहले मैंने रैमी से कहा था कि मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा, पर जब मैंने हम दोनों के बारे में आपको बताया तो आप हमारे रिश्ते के खिलाफ थे और उस दिन के बाद से रैमी गायब हो गई। तब गुस्से में आकर मैंने आपका ताज तोड़ दिया था और इसी बात को लेकर हंस मुझे ब्लैकमेल कर रहा था।
राजा कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि उसकी गायब होने से मेरा कोई लेना देना नहीं है और तुम्हें उस नौकरानी को भूल जाना चाहिए और यहाँ आई हुई खूबसूरत लड़कियों में से किसी एक को पसंद कर लेना चाहिए। ये सुनकर राजकुमार गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते हो, मैं सिर्फ रामी से प्यार करता हूँ। तभी राइडिंग हुड कहती है कि अगर बुरा न माने तो मैं कुछ कहूँ। राजा कहता है कि तुम्हारी टाइमिंग सच में बहुत कमाल की है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ बाप बेटे में बहस हो रही है, बीच में बोलना जरूरी है। राइडिंग हुड कहती है कि मैं कहानी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। फिर राइडिंग हुड राजकुमार से पूछती है कि आगे क्या हुआ। राजकुमार बताता है हंस ने मुझे धमकी दी और शाही आईना शाम 5 बजे तक उसके घर भेजने के लिए कहा था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। फिर राजा उससे पूछता है कि तुम आज डांस प्रैक्टिस के टाइम पर कहाँ पर थे? मैंने तुम्हें पूरे महल में ढूंढा पर तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिले, कहीं तुमने ही तो ताज का राज छुपाने के लिए हंस का कत्ल तो नहीं किया? राजकुमार बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो उस समय सैर करने के लिए पहाड़ी पर गया था और वो आज पार्टी के बाद ताज के बारे में राजा को सब कुछ बताने वाला था। फिर राइडिंग हुड राजकुमार से पूछती है कि वो किस समय सैर पर गया था और क्या किसी ने उसे सैर करते हुए देखा है। तो राजकुमार बताता है कि वो दोपहर 1 से 3 बजे के बीच गया था, पर उस पहाड़ी पर कोई नहीं होता है इसलिए उसे किसी ने नहीं देखा है। फिर चैम्बरलिन कहता है कि डॉक्टर के मुताबिक हंस की मौत भी दोपहर 1 से 3 बजे के बीच ही हुई है और राजकुमार के पास उसे मारने का मकसद भी है, क्योंकि राजकुमार के पास उसकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था, इसलिए राजा उसे बंदी बनाने का हुक्म सुनाता है। जब सैनिक राजकुमार को ले जा रहे थे तो सिंड्रेला राजकुमार से कहती है कि वो उस पर विश्वास करती है कि वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता है। तभी सिपाही राजकुमार को कारावास में डालने के लिए ले जाते हैं। उनके जाने के बाद राइडिंग हुड को उस जगह पर एक बड़ा सा कांटा मिलता है। तभी अपना चेहरा छुपाए हुए एक लड़की वहाँ पर आती है और बताती है कि वो पहाड़ी के पास वाली गुफा में सोती है और उसने राजकुमार को आज दोपहर 1 से 3 बजे के बीच उस पहाड़ी पर देखा था। फिर राइडिंग हुड भी राजा को बताती है कि आज जब वो उस पहाड़ी के रास्ते से गुजर रही थी तो उसे रास्ते में बड़े बड़े कांटे दिखे थे और वैसा ही एक कांटा अभी राजकुमार के कपड़ों से गिरा है। इसका मतलब है ये लड़की सच बोल रही है। ये सब सुनकर राजा राजकुमार को रिहा कर देता है और बाकी सभी मेहमानों को भी महल से बाहर जाने की इजाजत दे देता है। 12 बजने ही वाले थे, इसलिए राइडिंग हुड और सिंड्रेला दौड़कर घोड़ा गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर सिंड्रेला दौड़ते वक्त गिर जाती है जिसकी वजह से उसकी एक गिलास की सैंडल वहीं पर छूट जाती है। राजकुमार जाती हुई सिंड्रेला को देखकर उससे उसका नाम पूछता है, पर सिंड्रेला वहां से चली जाती है और राजकुमार वहां पर छूटी हुई उसकी गिलास की सैंडल को उठाता है। महल से थोड़ी दूर निकलने पर ही जादूगरनी बाबरा का जादू खत्म हो जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सिंड्रेला राइडिंग हुड को अपने साथ अपने घर ले जाती है, पर जब वो दोनों रात को सो रही थी तभी राइडिंग हुड एक आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकलती है। फिर उसे वहाँ पर सिंड्रेला की दूसरी सौतेली बहन मार्गोट मिलती है। मार्गोट राइडिंग हुड से मदद मांगती है और उसे बताती है कि राजा के सिपाही उसके पीछे पड़े हुए हैं। एक जगह पर बैठने पर मार्गोट रस्पबेरी जैम खाते हुए राइडिंग हुड को बताती है कि हेयर ड्रेसर हांस ने उसे चिट्ठी लिखकर 4 बजे उनके घर पर बुलाया था। वो पार्टी के लिए उसके बाल काटना चाहते थे, और जब वो हांस के घर पहुंची तो उस पर किसी ने पीछे से 2 बार हमला किया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो उसके हाथ में खून से लथपथ एक पत्थर था और सामने ही हांस की लाश पड़ी हुई थी। राइडिंग हुड उससे पूछती है कि फिर उसने क्या किया। मार्गोट बताती है कि वो हांस की लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले गई और चीज खाते हुए एक घोड़ा गाड़ी के आने का इंतजार करने लगी। जब उसे एक अजीब सी घोड़ा गाड़ी आती हुई दिखाई दी तो उसने हांस की लाश को घोड़ा गाड़ी के सामने फेंक दिया और वहाँ से भाग गई। पर कुछ देर बाद एक सिपाही ने उसे जंगल में देख लिया। तभी चैम्बरलिन और कुछ सिपाही मार्गोट को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। राइडिंग हुड उसे सिपाहियों के हवाले कर देती है। जब सिपाही मार्गोट को ले जा रहे थे तब मार्गोट की ड्रेस में से ग्लास की सैंडल की हील का एक टुकड़ा गिरता है। फिर राइडिंग हुड चैम्बरलिन के साथ हांस के घर जाती है और वहाँ उन्हें फर्श पर काफी पुराने खून के धब्बे दिखते हैं। तभी राइडिंग हुड को फिर से कुछ विजन्स दिखते हैं। अगले दिन सुबह राजकुमार चैम्बरलिन के साथ ग्लास के सैंडल वाली लड़की को ढूंढते हुए सिंड्रेला के घर पहुँचते हैं। चैम्बरलिन सिंड्रेला को ग्लास की एक सैंडल पहनने के लिए देता है। जब सिंड्रेला सैंडल पहनती है तो वो सैंडल उसके पैर में पूरी तरह से फिट हो जाती है। ये देखकर राजकुमार सिंड्रेला को गिरफ्तार करने का आदेश देता है, तो सिंड्रेला उससे पूछती है कि मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। तभी राइडिंग हुड वहाँ पर आकर उससे कहती है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो मुझे कुछ अजीब लगा था। तुमने कहा था कि तुम्हारी बहन मार्गोट, जिसे रस्पबेरी जैम बहुत पसंद है, उसने तुम्हारे जूते फेंक दिए और इसलिए तुम्हें उन कांटों वाले रास्ते में नंगे पांव ही रस्पबेरी इकट्ठा करने जाना पड़ा। सिंड्रेला उससे पूछती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। फिर राइडिंग हुड कहती है मिस्टर हांस जानते थे कि तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे बाल काटने के इरादे से तुम्हारी तारीफ की और तुम्हें धोखे से अपने साथ अपने घर ले गए।
पर उनके घर पहुंचने पर तुम्हें लगा कि कुछ तो गलत है, और जब उन्होंने चुपके से तुम्हारे बाल काटने की कोशिश की तो तुमने उनके सिर पर हमला करके उन्हें मार डाला। फिर उनके कत्ल का इल्जाम अपनी बहन मार्गरेट पर डालने के लिए तुमने मिस्टर हांस के नाम से उसे चिट्ठी लिखकर उनके घर बुलाया। पर तुमसे एक गलती हो गई। जब तुमने पहली बार मार्गरेट पर हमला किया तो वो बेहोश नहीं हुई थी, और क्योंकि तुम पहले ही उस पत्थर को उसके हाथ में रख चुकी थी, इसलिए दूसरी बार तुम्हें उस पर हमला करने के लिए अपने ग्लास के सैंडल का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से उस कांच की सैंडल की हील टूट गई। और ये उस हील का एक टुकड़ा है जिससे तुमने मार्गरेट पर हमला किया था। फिर वो उसे बताती है कि ये टुकड़ा उसे मार्गरेट के कपड़ों में फंसा हुआ मिला। राइडिंग हुड कहती है शाम 5 बजे राजकुमार का दूत आईना लेकर हांस के घर आना था, पर राजकुमार ने अपना दूत नहीं भेजा, जिसकी वजह से मार्गरेट कत्ल का इल्जाम लगने से बच गई। पर सिंड्रेला टेबल पर रखी हुई अपनी दूसरी कांच की सैंडल को पहनती है और कहती है कि देखो, मेरी सैंडल की हील नहीं टूटी हुई है। ये जादुई सैंडल है जो सिर्फ वही लड़की पहन सकती है जिसने इन्हें पहली बार पहना हो, और जादूगरनी टेक्ला ने बहुत सारी लड़कियों को इस तरह की सैंडल दी है। उनमें से किसी ने हांस का कत्ल किया होगा। फिर राइडिंग हुड उसे बताती है कि राजकुमार ने जो कांच का सैंडल उसे पहनने के लिए दिया वो उसका महल में छूटा हुआ सैंडल नहीं, बल्कि उस कबूतर के साथ दफनाया हुआ सैंडल है। राइडिंग हुड सिंड्रेला से कहती है तुम्हें पता था कि उस कांटों भरे रास्ते में उस मरे हुए कबूतर को खोदने के लिए कोई नहीं जाएगा, इसलिए तुमने अपनी टूटी हुई कांच की सैंडल की जोड़ी को उसी के साथ दफना दिया। जादूगरनी टेक्ला हांस को मारने से पहले ही तुम्हें एक जोड़ी कांच की सैंडल दे चुकी थी, और जब तुम मेरे साथ डांस पार्टी में जाने वाली थी तो उस वक्त उन्होंने तुम्हें दूसरी सैंडल की जोड़ी दी थी। ये सुनकर सिंड्रेला कहती है कि तब टेक्ला ने ये बात सबको उस वक्त क्यों नहीं बताई। तभी दोनों जादूगरनियां टेक्ला और बाबरा भी वहाँ पर आ जाती है। जादूगरनी बाबरा बताती है कि मेरे जादू की वजह से दूसरी बार तुम बिल्कुल अलग दिख रही थी, जिसकी वजह से टेक्ला तुम्हें पहचान नहीं पाई। फिर दोनों जादूगरनियां गवाही देकर वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सिंड्रेला की पहले वाली सैंडल की जोड़ी जो उसने कबूतर के साथ दफनाई थी, उसमें से टेक्ला का जादू गायब हो जाता है, जिसकी वजह से उसके एक पैर की कांच की सैंडल जूते में बदल जाती है, और चैम्बरलेन के हाथ में जो टूटी हुई हील वाली सैंडल थी वो सिंड्रेला के दूसरे पैर वाले जूते में बदल जाती है, जिससे साबित हो जाता है कि उसने ही हांस का कत्ल किया है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजकुमार राइडिंग हुड को केस सुलझाने के लिए शुक्रिया करता है। फिर राइडिंग हुड उससे पूछती है कि आप तो सिंड्रेला को पसंद करते थे ना। राजकुमार उसे बताता है कि वो अपने पिता को दिखाने के लिए सिर्फ दिखावा कर रहा था, वो सिर्फ रैमी से प्यार करता है। ये सुनकर राइडिंग हुड उसे बताती है कि उसे हांस के घर में कुछ पुराने खून के धब्बे मिले। 1 साल पहले हांस ने रैमी पर भी हमला किया था। ये सुनकर राजकुमार भी उसे बताता है कि उसे हांस के पास जो बाल दिखे थे वो उसे रैमी के बालों की तरह ही लग रहे थे, और उसी वजह से हांस के साथ उसकी बहस हुई थी। फिर राइडिंग हुड उसे बताती है कि जब हांस ने जबरदस्ती रैमी के बाल काटे तो उस समय कैंची से रैमी के चेहरे पर घाव हो गया था, जिसकी वजह से रैमी को लगा कि अब वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं है, इसलिए उसे राजकुमार से शादी नहीं करनी चाहिए, और इसीलिए वो गायब हो गई। फिर राइडिंग हुड महल में गवाही देने वाली उस लड़की को वहाँ पर बुलाती है। उस लड़की को देखकर राजकुमार उसे पहचान लेता है। वो लड़की दरअसल रैमी ही थी। राजकुमार रैमी को देखकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि उसकी नजरों में रैमी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और वो उसी से शादी करेगा। राजा भी उन दोनों की शादी के लिए अपनी मंजूरी दे देता है। उन दोनों को मिलवाने के बाद जासूस लिटिल रेड राइडिंग हुड फिर से एक नए सफर पर निकलती है। उस सुंदर पहाड़ी वाले रास्ते में से गुजरते हुए लिटिल रेड राइडिंग हुड को फिर से एक कांटा चुभता है। फिर वो कहती है कि जहाँ पर फूल होंगे वहाँ पर कांटे भी होंगे, और जहाँ पर खुशियाँ होंगी वहाँ पर थोड़ा सा दर्द तो होगा ही, पर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा कहकर वो फिर से आगे बढ़ने लगती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर हाँ, उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।